ऐसा नहीं कि वे बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन वे इतने जोश, इतने जज्बे और इतनी संजीदगी से बात करते थे कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। हम रात भर बात करते रहे और फिर टहलने के लिए निकल गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो हमारी पार्टी में एक नए युग का उदय हो रहा हो। हम जानते थे कि हम क्या चाहते थे और हमें यह भी पता था कि हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना था। 3 अक्टूबर 1928 का दिन था। लाहौर रेलवे स्टेशन के पास लगभग 5000 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। वे सब साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय कमीशन था जिसके प्रमुख सर जॉन एल्बुर्ग साइमन थे। कमीशन के सदस्य मुंबई के रास्ते लंदन से लाहौर पहुंचे थे। उन्हें यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि भारत और ज़्यादा संवैधानिक सुधारों के लिए कितना तैयार था। यह एक संवैधानिक दायित्व था जिसे मोंटगो चैम्बर्स रिपोर्ट के नाम से जाने जाने वाले इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1919 के तहत हर 10 वर्ष बाद निभाना पड़ता था। इसके पीछे भारत को स्वराज की तरफ बढ़ने में मदद करने का उद्देश्य था। इसका जो भी मतलब रहा हो, मोहनदास करमचंद गांधी भगत सिंह शैली के क्रांतिकारी नहीं थे। वे आग और बारूद की भाषा नहीं बोलते थे। वे ब्रिटानियों को भड़काने के पक्ष में नहीं थे। इनका रास्ता सहयोग का रास्ता था। उनकी अपनी एक योजना थी। वे शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी हासिल करना चाहते थे, बिना किसी तरह की हिंसा के, शब्दों में या फिर कार्रवाई में। दमन और बर्बरता के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास अहिंसा नाम का एक अत्यंत घातक हथियार था जो शत्रुओं का नाश कर देता था, क्योंकि वे अपने खुद के उदाहरण से इसका प्रयोग करते थे। प्रहार को झेले ना कि पलटवार प्रहार करो। गांधी जी को कांग्रेस की सीमाओं का एहसास था, फिर भी उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश भारत को डेमोनियन का दर्जा दिए का प्रस्ताव रखेंगे। उन्हें भरोसा था कि कांग्रेस को इसे स्वीकार करने के लिए मना लेंगे। हालांकि पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 तक डेमोनियन स्टेट न दिए जाने की स्थिति में पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने की धमकी दी थी, लेकिन कमीशन की नियुक्ति एक एंटी क्लाइमैक्स साबित हुई थी। गांधी जी सोचने लगे कि इसका यह मतलब था कि सिर्फ हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। गांधी जी सत्ता के चरण दर चरण हस्तांतरण के मामले में ब्रिटानियों के साथ सहयोग करने के लिए आखिरी सीमा तक जा चुके थे। उन्हें इतनी ज़्यादा निराशा हुई थी कि उन्हें कांग्रेस को, जो उन्हीं के मुंह देख रही थी, यह प्रस्ताव वापस करने के लिए कहा कि भारत के सामने अब एकमात्र सम्मानजनक रास्ता यह बचा था कि साइमन कमीशन का हर मुकाम पर और हर तरीके से बहिष्कार किया जाए। कांग्रेस उनका औजार थे। 1885 में एलन एक्टेविनियन हुमायूं नामक एक अंग्रेज द्वारा स्थापित यह पार्टी ब्रिटेन की महारानी की एक निष्ठावान संस्था थी। अपने शुरुआती वर्षों में पार्टी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की कृपा दृष्टि पर निर्भर थी और उनके हाथ में एक खिलौना मात्र थी। वे भारतीय जनमानस को प्रभावित करने के लिए पर्दे के पीछे से इसका नेतृत्व करते थे। भारतीय संप्रदाय वर्ग के लिए यह पार्टी एक कलम मात्र थे जिसके माध्यम से वे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ सूत्र स्थापित कर सकते थे। लंदन में बैठे आका जब भी देसी जनता के शासन में कोई भूमिका देने की सोचते थे तो वे सबसे पहले कांग्रेस की तरफ देखते थे। संप्रदाय वर्ग यह बात जानता था कि इसलिए कांग्रेस से जुड़ा रहना चाहता था। ब्रिटिश के लिए कांग्रेस एक आज्ञाकारी सहयोगी की तरह थी, लेकिन समय के साथ कांग्रेस में भी उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देने लगा। स्वराज ने और ज़्यादा स्वराज की भूख पैदा कर दी। कांग्रेस में अवज्ञा के चिन्ह दिखाई देने लगे, लेकिन वह अब भी ब्रिटानियों के प्रभाव में थी। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध वाक्य दिया था, बाद में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति के प्राण और विद्रोह तेवर फूंकने का काम किया। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों के अधिकारों के लिए कई अहिंसा लड़ाइयाँ जीतने के बाद वे भारत लौटे थे, तो उन्हें अपने विचारों के प्रेरणा के लिए कांग्रेस सबसे उपयुक्त मंच प्रतीत हुआ। पार्टी का रेडिमबर्ग उनके प्रदर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इन लोगों का मानना था कि वे एक दुर्दशा थे
लेकिन वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिसे अंग्रेज डरे। फिर भी गांधी जी ने कमिश्नरी व्यक्तित्व को देखते हुए इन लोगों को उनका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। देश के करोड़ों लोग उनके पीछे थे। गांधी जी के निकटतम सहयोगी जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इन रेडिकल सोशलिस्ट में सबसे बड़ा दोष यह था कि वे जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इनका दर्शन न सिर्फ मानवता के कुछ आधारभूत पहलुओं की अवहेलना करता था, बल्कि मानवीय व्यवहार के स्तरीय और ऊंचे मूल्यों से भी वंचित कर देता था। इसका मानना था कि ये नैतिक पहलू किसी भी संस्कृति और सभ्यता का आधार थे और जीवन को उसका अर्थ प्रदान करते थे। नेहरू गांधी जी की इस धारणा के दृष्टि विश्वास रखते थे कि गलत तरीके से सही नतीजे हासिल नहीं किया जा सकता था। क्रांतिकारी जानते थे कि उनके विचार गांधी जी से मेल नहीं खाते हैं। जनता जनार्दन और शासक वर्ग के बीच सदियों पुराने और विश्वव्यापी संघर्ष का अनुभव उन्हें रास्ता दिखाने का काम कर रहा था। उसके पास जो तरीके थे उनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी फेल नहीं हुए थे। उनसे पहले फ्रांसीसी क्रांतिकारी के माध्यम से स्वतंत्रता, भाईचारे और समानता जैसे मूल्य की नींव रखी जा चुकी है, जबकि रूसी क्रांति ने दुनिया को सोशलिस्ट का विचार दिया था। भगत सिंह और उसके कांग्रेस साथी डोमिनियन के दर्जे का समर्थन नहीं करते थे, वे पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते थे। फिर भी उन्हें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के गांधी जी के आह्वान का समर्थन करने का फैसला किया। वे क्रांतिकारी थे और उनका मानना था कि लोगों को आंदोलित करने के लिए उठाया गया कोई भी कदम सही दिशा में एक कदम था। यह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, राष्ट्र को उन बेड़ियों का एहसास करवा सकता था जिनमें वह जकड़ा हुआ था। कार्रवाई की खुद पहल करके की गई निर्णायक कार्रवाई की जरूरत थी। उस दिन कमीशन के सदस्य जैसे ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश द्वार के बाहर निकले, भीड़ उनकी तरफ उमड़ पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रदर्शनकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। यह नारा भगत सिंह ने गढ़ा था ताकि आज़ादी की लड़ाई को एक नई धारा, एक नया अर्थ दिया जा सके। विद्रोह और अवज्ञा का अर्थ भीड़ नारे लगाती हुई चिल्लाती रही, साइमन कमीशन वापस जाओ और अंग्रेज मुर्दाबाद। और फिर सब एक स्वर में जोर जोर से गाने लगे, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, मुड़ जाओ साइमन जहां देश तुम्हारा है। भगत सिंह और लाला लाजपत राय में एक दीवार टकराव की स्थिति पैदा हुई थी। वे लाला जी के रूढ़िवादी हिंदू नजरिए से सहमत थे। दूसरी तरफ लाला लाजपत राय भगत सिंह को रूसी एजेंट ठहरा चुके थे। वे क्रांतिकारियों को गैर जिम्मेदार नौजवान मानते थे। लाला लाजपत राय ने ही भारत को दो टुकड़ों में बांटने का विचार रखा था, हिंदू भारत और मुस्लिम भारत। भगत सिंह इस तरह से बंटवारे की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हिंदू और मुसलमान सैकड़ों वर्षों से शहरों और गांवों में साथ साथ रहते थे। वे एक दूसरे के सुख दुख के भागी थे। उनकी विरासत और उनका इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उन्हें साथ साथ संघर्ष किया था, साथ साथ मुसीबतों और तकलीफ़ें झेली थी। इस देश पर दोनों कौमों का अधिकार था। अंग्रेज से आज़ादी पाने के बाद उन्हें मिलजुल कर देश की राजनीतिक और आर्थिक भाग्य बनाना था और राष्ट्र निर्माण में बराबर की हिस्सेदारी करनी थी। भगत सिंह के बहुत से साथी, बहुत से कॉमरेड मुसलमान थे, सिर्फ इसलिए कि वे एक अलग धर्म का पालन करते थे। उन्हें हिंदुओं से अलग नहीं कर देता था। दोनों एक जैसा खाते थे, एक जैसा पहनते थे, एक जैसा जुबान बोलते थे और एक जैसा व्यवहार करते थे। मुसलमान परदेसी नहीं थे, वे भारतीय राष्ट्र के ताने बाने एक अभिन्न अंग थे। वे अपनी विरासत को छोड़कर उसके एक छोटे से हिस्से से संतोष क्यों कर ले, भला उसका धर्म उन्हें हिंदुओं से अलग कैसे कर सकता था। भगत सिंह को डर था कि अगर धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के विचार पर अमल किया गया तो तबाही आ जाएगी। दोनों तरफ खून की नदियां बहेगी। हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र हमेशा एक दूसरे में लड़ते रहेंगे। उनका पूरा ध्यान और संसाधन एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का भंडार जमा करने में केंद्रित रहेगा। भगत सिंह का ख्याल था कि धर्म
एक ऐसे आदमी का चोला था जिनसे कभी भी अपने आप को खोजा नहीं था। फिर भी लाला लाजपत राय के लिए उनके मन में बहुत गहरा सम्मान था। उनकी कुछ भी सीमाएं हों, लेकिन वे एक महान व्यक्ति थे। वे पूरी जिंदगी ब्रिटानियों के खिलाफ लड़ते रहे थे और पूरे देश के लिए एक उदाहरण थे। अपनी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें बर्मा से निष्कासित की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। उनके त्याग और विद्रोह ने देश की युवा पीढ़ी को एक रास्ता दिखाया था। भगत सिंह लाला जी के संकुचित नजरिए के विरोधी थे, लेकिन वे उनकी देशभक्ति और समर्पण भावनाओं को सच्चे दिल से सम्मान करते थे। यही कारण था कि साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने के 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह ने लाला लाजपत राय का साथ देने का फैसला किया था। मिशन के सदस्यों ने भीड़ के आगे से निकलने की कोशिश की तो भीड़ ने एक दीवार बनाकर उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का भारी भरकम जमावड़ा लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोग टस से मस होने का तैयार नहीं था। इसी बीच लाला लाजपत राय ने तुरंत एक भाषण देते हुए कहा, अगर सरकार नहीं चाहती कि कमीशन प्रदर्शनकारियों को देखे तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके सदस्यों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें सीधा सरकारी भवन ले जाया जाए। पुलिस सुपरिटेंडेंट एयर स्क्वाड ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ धक्का मुक्की में नीचे जमीन पर गिर पड़े, कुछ बहादुरी से लाठियों का सामना करते रहे, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। लालाजी ने अपने समर्थनों को सच्चे सत्याग्रहों की तरह अपनी जगह पर डटे रहे। जो भाग गए थे उनमें से भी बहुत से वापस लौट आए, मानो वे सब भेड़ों हो और लालाजी उनके गड़ैया। तभी स्क्वाड ने दूर से लाला लाजपत राय को पहचान लिया और उनकी तरफ झपटा। उसने अपनी लाठी से लालाजी को बुरी तरह पीटा और तब तक नहीं रुका जब तक कि लालाजी लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर पड़े। लग रहा था मानो स्क्वाड अंग्रेजों का कहा न मानने वाला सभी भारतीयों का गुस्सा लालाजी पर उतार रहा था, मानो वह उन सबको एक सबक सिखा देना चाहता था कि ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने वालों का क्या हाल होता है। दोस्तों, भगत सिंह के आगे की सफ़र अगले एपिसोड में मिलेंगे।